हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आपका एक बार फिर अपनी इस वीडियो में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 के अकाउंटेंसी से, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में इसे कहते हैं साझेदारी का विघटन। यानी जो पार्टनरशिप चली आ रही है, अब उस पार्टनरशिप का खत्म हो जाना, एंड हो जाना। अब इसके कई रीजन होते हैं डिसोल्यूशन के। वो कौन कौन से रीजन है वो समझ लेते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। इनमें से कोई भी तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें किसी तरह का चेंज आ जाए। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कोई नया पार्टनर एडमिशन लिया है तो भी ये हो सकता है। कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर हो रहा है तो भी ये होगा। किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जा रही है तो भी हो सकता है। किसी पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो गया है, वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवाला हो निकल गया उसका, तो ये हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप लोग किसी जॉइंट वेंचर के लिए करते हैं, किसी सिंगल वेंचर के लिए करते हैं और उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बाद ऑटोमेटिकली ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फाउंड फॉर दैट। अगर सिर्फ एक ही स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए वो पार्टनरशिप था तो उसके कंप्लीशन के साथ ही वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इफ इट वाज फॉर ए स्पेसिफिक टाइम। अगर पार्टनरशिप को एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाया गया हो तो उस डेट के एक्सपायर होते ही ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। तो ये तो हमने देखा कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होने के क्या क्या, डिसोल्यूशन होने के क्या क्या रीजन है। अब आगे हम बात करते हैं, दो तरह के टर्म सामने आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप डिसोल्व हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म भी खत्म हो गया है। फर्म कंटिन्यू अपना काम कर सकता है एक नए पार्टनरशिप के साथ। पार्टनरशिप अगर फर्म डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। Dissolution of the firm necessarily bring in dissolution of the partnership. पार्टनरशिप के खत्म होने से फर्म खत्म नहीं होता, लेकिन फर्म के खत्म होते ही पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब ये किसी भी फर्म का डिसोल्यूशन क्यों होता है तो उसके कई रीजन होते हैं। एक तो एग्रीमेंट की वजह से, जिस हिसाब का एग्रीमेंट बना था उस एग्रीमेंट के पूरा होते ही डिसोल्यूशन हो जाता है। With consent of all the partner or in accordance with the contract between partners, या तो सब आपस में सहमति से एग्रीमेंट के पूरा होने से पहले भी डिसोल्यूशन कर सकते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच पहले से ही बना हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां पर डिसोल्यूशन जरूरी हो जाता है। जैसे कोई फर्म किसी इलीगल काम में एक्टिव हो गई है तो उसका डिसोल्यूशन होना कंपल्सरी हो जाएगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ए व्हेन ऑल और एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, चाहे सबके सब या उनमें से कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए। बी व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम इलीगल, या तब जब उस फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाए तब भी डिसोल्यूशन हो जाएगा उस फर्म का। सी एनी इवेंट टेकन प्लेस व्हिच मेक्स इट अनलॉफुल। मान लीजिए अचानक हमारा किसी कंट्री से वॉर हो गया है और उस कंट्री का कोई सिटीजन हमारा पार्टनरशिप में है तो उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से वो हमारा एनिमीज माना जाएगा और ये ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। On the happening of certain contingencies, डिसोल्यूशन बाय नोटिस और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये सब तरीके हैं जिनसे फर्म को की डिसोल्यूशन की जाती है। अब ये है कि ये तो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ
पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लेकिन इनका अकाउंट सेटलमेंट कैसे क्या होता है, क्योंकि अब डिसोल्यूशन हो गया तो जाहिर सी बात है अब तक के जो भी अकाउंट्स के बुक्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाता है और एसेट्स और लायबिलिटी का को इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद जो भी होता है आगे फिर उनके पार्टनर से उसकी सेटलमेंट की जाती है। The firm ceases to conduct business and has to settle its account. It disposes of all its assets for satisfying all the claim against it. लोगों की देनदारी भी है, उन्हें भी चुकाना है, तो इन सब चीजों में एसेट्स ऑफ द फर्म यूज होता है। उन सब को देने के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर लॉस है तो लॉस भी पार्टनर्स देंगे। अब है कि लॉस को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले लॉस प्रॉफिट से एडजस्ट किया जाता है। प्रॉफिट पूरा नहीं पड़ा तो आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स पूरा किया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी कुछ बाकी रह रहा है, जरूरत पड़ी तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पार्टनर्स से लिया जाएगा। तो इस तरीके से लॉस का एडजस्टमेंट किया जाता है। अब है कि एसेट्स का ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसमें, इन पेइंग द डेब्ट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। किनके लिए ये यूज होगा, थर्ड पार्टी के जो भी पेमेंट बाकी है उनको जो रीपे करना है तो उनकी पेमेंट की जाएगी सबसे पहले। इन पेइंग ईच पार्टनर प्रोपोर्शनेटली व्हाट इज ड्यू टू हिम और हर फ्रॉम द फर्म फॉर एडवांसेस एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल। कई बार ऐसा होता है पार्टनर से फर्म लेती है लोन, कई बार पार्टनर फर्म से लोन लेते हैं, तो उनकी भी सेटलमेंट होगी और उनके कैपिटल अकाउंट से उसकी सेटलमेंट होती है। इन पेइंग टू ईच पार्टनर प्रोपोर्शनली व्हाट इज ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। जो भी लेन देन करने के बाद बैलेंसिंग के बाद जो बचता है वो पार्टनर्स को दे दिया जाता है। द रेसिड्यू इफ एनी शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर इनके बाद कुछ बच जाता है तो वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर से लिया या उनको दिया जाता है। अब इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आगे कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है जिसमें एक तरफ तो हम एसेट्स को इवेल्युएट करते हैं और दूसरी तरफ लायबिलिटीज होती है। अगर एसेट ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जहां लायबिलिटी ज्यादा है एसेट कम है तो ऐसे में लॉस होता है और फिर लॉस को भी उन्हें उसी रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है। ए रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain द नेट इफेक्ट ऑफ realization of assets and payment of liabilities which may be is transferred to partners capital account in their profit sharing ratio। इस तरह का एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट के हिसाब से फिर जिनकी जो रेशियो बन रही है उस हिसाब से उनको प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो हो गया। अब हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखेंगे कि इस काम को कैसे करते हैं और उसके बाद एक एक करके इनके हर तरह के अकाउंटिंग एंट्री को देखेंगे, किस समय किस सिचुएशन में किस तरह से उनकी अकाउंटिंग एंट्री करनी है। आइए अब एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सुप्रिया एंड मोनिका आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स हैं सुप्रिया और मोनिका, ये दोनों 3:2 की रेशियो में, सुप्रिया 3/5 और मोनिका 2/5 जो है प्रॉफिट शेयर करते हैं। इनका बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2020 31 मार्च 2020 के हिसाब से ये है, जहां सुप्रियाज कैपिटल 32,500, मोनिकाज कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैश एट बैंक, स्टॉक, ये सब दिया हुआ है। साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। वो क्या है, डेटर्स रियलाइज्ड एट ए 5% डिस्काउंट। डेटर्स जो भी है
वो 5% की डिस्काउंट पे रियलाइज्ड हो गया। स्टॉक रियलाइज्ड एट 7,000, स्टॉक का यहाँ वैल्यू दिया है 7,500, लेकिन रियलाइज्ड हुआ है 7,000 पे। फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड हुआ है 42,000 पे, जबकि यहाँ फिक्स्ड एसेट बता रहा है 36,500। क्रेडिटर्स आर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स का जो भी है वो एज इट इज उनको फुल पेमेंट कर दिया गया है। अब इन्हें देखकर हमें इनको पूरा करना है। उसके लिए पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और उसी के हिसाब से एंट्री भी होनी है। इसमें दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में जो भी यहां पे वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से यहां पे हम इनको नोट करेंगे। जैसे एसेट्स ट्रांसफर किया गया है, स्टॉक 7,500, हमारा स्टॉक शो करा 7,500, हमने ट्रांसफर कर दिया इस अकाउंट में। सन्ड्री डेटर्स 21,500, फिक्स्ड एसेट 36,536, यानी यहां से अब हमने सारे एसेट्स को इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। साथ ही क्रेडिटर्स जो लायबिलिटीज हैं उन्हें भी हम यहां लेकर आएंगे। तो हमारा क्रेडिटर्स है 48,000 और इस रियलाइजेशन प्रोसेस में 1,500 खर्च आया है, तो वो भी एक्सपेंसेस यहां ऐड किया गया। इस तरफ क्या है, इस तरफ हम जो रियलाइज्ड वैल्यू है उसे मेंशन करेंगे। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, सन्ड्री क्रेडिटर से 48,000 उनको दिया गया, डेटर्स से 20,425 मिल गए क्योंकि 5% डिस्काउंट पे मिलेगा ये। स्टॉक 7,000 रियलाइज्ड हुआ, हमने वो ले लिया। फिक्स्ड एसेट 42,000 में रियलाइज्ड हुआ, हमने वो ले लिया। अब इन दोनों साइड्स का डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा वही प्रॉफिट या लॉस देगा। अगर हमारा डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है तो हमें प्रॉफिट दिख रहा है, अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट पड़ रहा है तो वो हमें लॉस दिखेगा। यहां पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को इन दोनों के इसमें जो भी प्रॉफिट बना रिवैल्यूएशन से उसको ट्रांसफर कर दिया गया इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में, ठीक उसी रेशियो में जिस रेशियो में वो शेयर करते रहे हैं। इनकी एंट्री भी होगी। मार्च 31 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू सन्ड्री डेटर्स टू फिक्स्ड एसेट, जैसा कि यहां किया उसकी एंट्री यहां पे हो जाएगी। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट प्रोविजन डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसे यहां हमने किया है। फिर बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन, जो भी एसेट रियलाइज्ड हुआ है 69,425 का, ठीक है, तो वो दिखाया गया है। फिर यहाँ पे क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को दिखाया गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ उसकी पेमेंट दिखाई गई है। फिर आगे चलते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट टू मोनिकाज, ये जो इन दोनों का जो फर्क की वजह से, डिफरेंस की वजह से जो प्रॉफिट दिखा उस प्रॉफिट अमाउंट को इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब एक और चीज रह गया है जनरल रिजर्व, ये जनरल रिजर्व भी इन दोनों में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। सो आगे वो किया जा रहा है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुप्रियाज अकाउंट टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट, उनके शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। यहाँ ड्यू दिखाया गया, अब इसकी यहाँ पे पेमेंट कर दी गई है। सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके पेमेंट करके खत्म कर दिया गया, तो बैंक अकाउंट से उनकी पेमेंट कर दी गई। तो इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट का काम होता है। अभी हम इसके कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि ऐसी किस सिचुएशन में किस तरह से हमें इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है, कैसे इनकी जर्नल एंट्री बनानी होती है। आइए अब हम और थोड़े से कुछ सिचुएशंस देखते हैं कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह से जर्नल एंट्री करनी है। आइए एक एक करके देखते हैं।
जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे तो हमने उसके लिए क्या एंट्री किया था। आइए अब एक तरफ से हम इन चीजों को वन बाय वन समझते हैं। फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में ताकि रियलाइज किया जा सके, तो उसके लिए हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट सभी इंडिविजुअली होंगे, प्लांट मशीनरी अलग होगा, लैंड बिल्डिंग अलग होगा, फर्नीचर फिक्सचर अलग होगा। फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को भी जब ट्रांसफर करके लाएंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा, वहां पर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट कर देंगे, लेकिन हर लाइबिलिटी इंडिविजुअली आएगी और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब अगर किसी सेल एसेट को सेल किया गया है तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा। किसी पार्टनर ने डिसोल्यूशन के समय एसेट का कोई हिस्सा अपने पास रख लिया तो उसके लिए एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे उस वैल्यू से जिस वैल्यू का उन्होंने एसेट लिया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब लायबिलिटी की पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फॉर अ लायबिलिटी विच अ पार्टनर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर किसी लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई एक पार्टनर लेता है कि इसको मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, तो उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हो तो वहां पर किसी क्रेडिटर को जिनके पैसे हमें देने थे, तो कैश के साथ कई बार हम एसेट भी दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे एसेट के साथ कैश भी दिया जा रहा है तो एसेट की तो एंट्री नहीं होगी, लेकिन जितना कैश दिया जा रहा है, जैसे 10,000 देना था उसमें 8,000 का कोई इक्विपमेंट दे दिया, 2,000 का कैश पेमेंट हो रहा है, तो हम कैश पेमेंट को दिखाएंगे सिर्फ। तो वहां पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे हम देखेंगे अगर किसी की पेमेंट, किसी ने एसेट ले लिया हमसे पेमेंट के बदले और बाद में पता चला कि एसेट का वैल्यू ज्यादा है और पेमेंट कम करना था, तो ऐसे में जो उसने सरप्लस लिया है वो पेमेंट उससे आएगा और वो इस तरह से आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन के पीछे जो खर्च आ रहा है उस पर जो एक्सपेंसेस का जो एंट्री होगा वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जैसा कि हमने अभी इस एग्जांपल में किया था थोड़ी देर पहले। व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, अब कई बार ऐसा होता है कि फर्म की बिहाफ में कोई पार्टनर ही पेमेंट कर दे रहा है, तो फिर उसकी एंट्री कैसे होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर की अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जितना से उसने पेमेंट किया है। When payment of realization expenses made by a partner, अब उसकी पेमेंट हो रही है तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन के बाद जो भी हुआ है उसको ट्रांसफर करने की बात आ रही है। अगर तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट का तो फिर प्रॉफिट हो रहा है और उसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली आएंगे और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लॉस होगा, तो फिर उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे इंडिविजुअली उनके रेशियो में और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब किसी पार्टनर का कोई लोन था, किसी पार्टनर को कोई लोन दिया गया था, अब उस लोन के लिए क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसकी पेमेंट हो रही है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैटर में जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है। मैंने जो कुछ भी बताया उम्मीद करता हूं आप लोग के बात समझ में आई होगी और ज्यादा आप लोग इसके बारे में प्रैक्टिस करके नॉलेज गेन करेंगे। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।